Hello everyone, welcome back to Ansarkari. Today we will be covering newspaper for 30th of May 2024. First of all, we are talking about rich nations and how they have met the $100 billion climate financing goal. And after 2 years, तो यहाँ पे climate financing major issue की बात हो रही है, जहाँ पे 2009 में जो developed countries थी, they promised to raise $100 billion a year by 2020, जिससे जो लो इनकम कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी हेल्प हो पाए ताकि वो इन्वेस्ट कर पाए इन द क्लीन एनर्जी एंड दे कैन कोप अप विद द वर्सनिंग इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। सो फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2022, तो 2 साल बाद 2020 तक होना चाहिए था, वो भी 2022 तक हमने किया विद $115.9 बिलियन जो कि रेज किए गए। बट अगर अभी नए हम नंबर्स की बात करते हैं, नए एनालिसिस की बात करते हैं, तो इतना भी इनफ नहीं है एंड हमें और क्लाइमेट फाइनेंसिंग की जरूरत होगी। जैसा कि यूएन ने एस्टिमेट भी किया, बाय एक्सक्लूडिंग चाइना वी विल नीड $2.4 ट्रिलियन अ ईयर बाय 2030 टू मीट द क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट नीड्स। तो क्लाइमेट फाइनेंस इज अ मेजर इशू एंड दिखाया जा रहा है कि जो COP29 होगा अजरबैजान में, वहां पे इस मैटर को प्रायोरिटी बेसिस पे लिया जाएगा एंड एम्बिशियस एग्रीमेंट जो है, बेसिकली बोला जा रहा है कि एक एग्रीमेंट पे आएंगे रिगार्डिंग द क्लाइमेट फाइनेंसिंग। देन नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ डिजिटल टेक पावर्स ESG गोल्स। तो ESG गोल्स पहले होता क्या है? तो ESG स्टैंड्स फॉर इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस। तो हम बोल सकते हैं कि ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें जो कंपनी की परफॉर्मेंस है वो तीन की एरियाज पे बेसिकली एसेस की जाती है, जिसमें इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी कितनी वो मेंटेन की है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब जैसे कि हम देखा जाता है फाइनेंशियल टर्म्स में ज्यादातर देखते हैं कि कितना पैसा एलोकेट किया, जो कि CSR में हम देखते हैं। बट ESG में सिर्फ जो फाइनेंशियल मेट्रिक्स है उसको मेजर नहीं किया जाता है, उसके आगे क्या कार्बन फुटप्रिंट में रिडक्शन हुआ, कितनी डाइवर्सिटी हुई, कितना इंक्लूजन हुआ, कितना एनर्जी का कंजर्वेशन किया गया, क्या पॉलिसीज लेके आए वो कंपनी के अंदर। इसके अलावा एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस कितनी हुई, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि एक स्ट्रक्चर्ड वे में बिजनेसेस जो है वो टैकल कर पाए हमारे इन्वायरमेंटल इश्यूज को, जैसे कि स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस उनका हो पाए, उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी बढ़ पाए आगे जाके। एंड हम बोल सकते हैं कि जो स्टेक होल्डर्स का एक्सपेक्टेशन है और जो कंज्यूमर और इन्वेस्टर के प्रेफरेंसेस हैं, वो भी और इन्वायरमेंटली और सोशली कॉन्शियस प्रैक्टिसेस की तरफ बढ़ पाएंगे। तो ये कुछ डिफरेंस होता है ESG और CSR के अंदर। दोनों को इम्प्लीमेंट करके बेसिकली हम एक शेयर्ड विजन आगे लेके जा रहे हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों स्टेक होल्डर्स के साथ। एंड जैसा कि यहाँ पे बात हो रहा है, इंस्टीट्यूशंस लाइक UN, OECD एंड G20, इन्होंने एक इंटीग्रेटेड ESG गोल बनाने की बात की है कि वो अपनी पॉलिसीज के अंदर ESG के कॉन्सेप्ट को लगाएंगे। तो यहाँ पे बात हो रही है AI, ML, बिग डेटा एंड ब्लॉकचेन जैसी जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, वो काफी क्रूशियल हो जाएंगी हमारे लिए इन क्लाइमेटिक इश्यूज को एड्रेस करने के लिए। जैसा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोल रहा है कि जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं, दे कुड रिड्यूस द एमिशन इन द टॉप 3 सेक्टर्स बाय 20% बाय 2050। तो 20% तक रिडक्शन हो सकता है मेजर सेक्टर्स के अंदर बाय 2050 इफ वी आर यूजिंग दीज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ब्लॉकचेन, जिससे क्रिएट कर सकते हैं हम ऑडिट ट्रेल, जो कि ट्रैक कर पाएगा और रिपोर्ट कर पाएगा कि कितना रिडक्शन हुआ हमारे कार्बन फुटप्रिंट में पूरे पूरे वैल्यू चेन के अंदर। तो हम देख सकते हैं ब्लॉकचेन से AI और ML बेस्ड एल्गोरिदम यूज करके हम बेसिकली एक पैटर्न निकाल के ला सकते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस का, कार्बन फुटप्रिंट को लेके, इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल पॉलिसीज कितनी इंप्लीमेंट हुई उनको लेके। So studies have shown that the companies with higher ESG score can reduce their cost of capital up to 10%। तो हम बोल सकते हैं कि बेनिफिट भी डायरेक्टली हो रहा है कंपनीज को, 10% तक कैपिटल ऑफ कॉस्ट वो कम कर पा रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली डिक्लेरेशन G20 समिट में जो हुई थी, वहां पे मेंबर्स ने रिकॉग्नाइज किया द नीड टू रिड्यूस द ग्लोबल एनर्जी गैस एमिशंस बाय 43% बाय 2030। ऑल्सो जो रेन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी है उसको ट्रिपल करने की बात हुई बाय 2030।
तो इन सारी चीजों में ईएसजी गोल्स को लागू करना, एंड ईएसजी गोल्स को लागू करने के लिए एआई एमएल ब्लॉकचेन जैसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को यूज करके हम देख सकते हैं ओवरऑल जो कैपिटल कॉस्ट है हमारे कंपनीज की वो भी कम हो जाएगी। तो इसका इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, अनइवन ग्रीन कवर इज अ चैलेंज। तो हम बात करते हैं हमेशा कि ग्रीन कवर बढ़ाना चाहिए, बट उसके साथ साथ ये भी एक इशू है कि जो ग्रीन कवर हम हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट है और जो हम बढ़ाने वाले हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए हमारे सिटीज और टाउन्स के अंदर। जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं दिल्ली के केस में, तो जो ग्रीन कवर है इट शुड बी एटलीस्ट 33%, एंड दिल्ली जो है उसका 23% है ग्रीन कवर, और वो 23% भी अनइवनली स्प्रेड है। जैसा कि सेंट्रल दिल्ली के अंदर ज्यादा है, न्यू दिल्ली वाले पार्ट में ज्यादा है, साउथ दिल्ली वाले पार्ट में ज्यादा है, फिर बाकी ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली में हम देख रहे हैं कि काफी कम है। तो यहाँ पे भी जो ग्रीन कवर की परसेंटेज है वो कितना हम देख सकते हैं फ्लक्चुएट कर रहा है नंबर। तो इवनली डिस्ट्रीब्यूशन होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड ये हमारा इंपॉर्टेंट क्रिटिकल एलिमेंट होना चाहिए अर्बन प्लानिंग के अंदर, जिसमें हम ग्रीन पॉकेट्स बनाएं, माइक्रो हैबिटेट्स बनाएं जो हमारे डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज है। जैसे अभी कुछ एरियाज हम देख रहे हैं जहाँ पे दिल्ली के अंदर स्पेसिफिक एरियाज में सबसे ज्यादा टेम्परेचर देखा जा रहा है, तो वहां पे भी एक कॉमन पैटर्न यही है कि वहां पे रेजिडेंशियल एरिया काफी ज्यादा है, एंड जो ओपन स्पेसेस है, ग्रीन स्पेसेस है, वो काफी ज्यादा कम है। तो हम देख सकते हैं कि उनका होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि जो हीट ट्रैप हो रही है वो डिसिपेट हो पाए। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन जो अप्रूव नहीं है उसको कंट्रोल करना, मास ट्रांजिट कॉरिडोर्स के स्टैब्लिश करना ताकि सिटी के बाउंड्री पे से ही जो मेजर ट्रैफिक है आगे जाने वाला वो हम डेविएट कर पाए। इसके अलावा सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो ओवरऑल हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज्यादा जरूरत है, और इमरजेंसी प्लान जब हीट वेव्स आती हैं, और हम देख भी रहे हैं जो हीट वेव है उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है एंड उनकी स्पीड स्लो हो रही है, जिसकी वजह से वो 4 से 5 दिन एक्स्ट्रा रह रही हैं। तो लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान और इमरजेंसी प्लान दोनों की काफी ज्यादा जरूरत है। इसके अलावा वेटलैंड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हेल्दी वेटलैंड्स लोकेटेड हैं यहाँ पे, जैसे नजफगढ़ के एरिया में भी हम वेटलैंड लेक देख सकते हैं, तो वो कूलिंग इफेक्ट ओवरऑल देता है। अगर लार्ज वेटलैंड that are over 3 hectares, they can impact up to 1 square kilometers। तो एक वेटलैंड का इम्पैक्ट हम देख सकते हैं 1 square kilometers तक रहता है। तो दिल्ली की बात करते हैं तो 1000 से भी ज्यादा वेटलैंड्स हैं यहाँ पे, बट नन ऑफ देम आर नोटिफाइड। मतलब इंक्रोचमेंट उनका होता है या बैड शेप में है और उनको रेगुलेट नहीं किया जा रहा। तो 1000 से भी ज्यादा वेटलैंड्स हैं बट नोटिफाइड नहीं है। देन नेक्स्ट, द फ्यूचर ऑफ आवर ब्रेन वाया आवर ईयर्स। तो हम देखते हैं न्यूरालिंक जैसी कंपनीज बाय इलॉन मस्क जो कि बेसिकली चिप्स को इम्प्लांट करते हैं हमारे ब्रेन के अंदर, एंड वहां से कम्युनिकेट करना, कंट्रोल करना अपने थॉट्स को, हम उनके बारे में रिसर्च करें। तो वैसे ही नेक्स्ट सेंस नाम से ये कंपनी है जो कि ईयरबड्स लेके आ रहे हैं, बायो सेंसिंग ईयरबड्स, जैसा कि पिक्चर में हम देख सकते हैं। तो ये ईयरबड पहनने के बाद जैसे स्मार्ट वॉच काम करती है, स्मार्ट रिंग्स जो आ रही है वो काम करती हैं, जो आपके मॉनिटर करती है वाइटल्स को, वैसे ही ईयर बायो सेंसिंग ईयरबड भी काम करेगा। तो क्या करेगा, बेसिकली हम बोल सकते हैं कि अपने ब्रेन के थॉट्स को आप कंट्रोल कर पाएंगे। आपके ब्रेन में क्या आइडिया आ रहा है वो ईयरबड्स के थ्रू आप उसको एक आइडिया दे पाएंगे। एंड यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि नेक्स्ट सेंस जो है वो एक ब्रेन हेल्थ कंपनी है। तो आपके ब्रेन को क्योर करने के लिए आपकी हेल्प करने की बात कर रहे हैं, जैसे कि दे विल ट्राई टू फाइंड अ वे टू योर ब्रेन थ्रू योर ईयर्स। तो ईयरबड्स का यूज करके एंड एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके, जिसमें एक रीडिंग ईयरबड को बेसिकली आप अपने कान में लगाएंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राम। इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राम ये ईयरबड का नेम है। इसके अलावा स्टडी भी यहाँ पे दिखाई गई है कि over a billion of people they have sleep disorders on the planet which is 1/7 of the total population। तो हम देख सकते हैं ऐसे जो माइंड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं या फिर हमारे थॉट से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, हाइपर एक्टिविटी है हमारी नर्व्स में, तो उसको हम इन बायोसेंसिंग ईयरबड्स के थ्रू थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि आपके थॉट्स को आप कंट्रोल कर पाएंगे। तो स्लीपिंग डिसऑर्डर जैसी जो
सीरियस डिजीजेस हैं या फिर डिसऑर्डर्स हैं उसको हम कंट्रोल करने की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो लार्ज लैंग्वेज लर्निंग मॉडल्स LLMs इनका यूज किया जा रहा है इसके अंदर। एंड बेसिकली जैसे स्मार्ट रिंग स्मार्ट वॉच काम करती है वैसे ये बायो सेंसिंग ईयरबड्स काम करेंगे। तो बिहेवियरल पैटर्न जो है आपका बाकी स्मार्ट डिवाइसेस से भी आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। एंड कोई अगर आप ऑलरेडी मेडिकेशन पे हो तो आप इजीली अपने वाइटल्स भी ट्रैक कर सकते हो इनके थ्रू। द नेक्स्ट, अंडर एम्प्लॉयमेंट विच इज अनसरप्राइजिंगली हाई। तो यहाँ पे बात हो रही है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की। वहां से डेटा आया अबाउट द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023 जहाँ पे पाया गया अंडर एम्प्लॉयमेंट का जो मेट्रिक है इट हैज बीन अनसरप्राइजिंगली हाई। तो ओवरऑल जो अंडर एम्प्लॉयमेंट स्कोर है इंडिया का इट वाज ऑब्जर्व टू बी 62.28 इसके अंदर लिस्ट के अंदर, जो क्या सजेस्ट करता है कि देयर इज प्रेजेंस ऑफ लो टू मॉडरेट अनएम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी। तो काफी सारी इनएडिक्वेसीज हैं जिसमें देखा जाता है जो कि इंडिविजुअल्स फेस करते हैं हमारे वर्क फोर्स में जो कि काम कर रहे हैं। लो वेजेस हैं, इनसफिशिएंट फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, या ऐसे ऑक्यूपेशन है जो उनके स्किल सेट को पूरी तरीके से यूटिलाइज ही नहीं कर पाते। तो उसको हम अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। मतलब आप एम्प्लॉयड तो हो बट आपका जो स्किल सेट है उसको आप पूरी तरीके से यूज नहीं कर पा रहे हो। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब आपकी जॉब लगी ही नहीं है, आप एम्प्लॉयड हो ही नहीं, आप एलिजिबल हो बट यू आर नॉट एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे देख सकते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट का स्कोर मेल फीमेल में। रूरल के अंदर 59.81 फॉर फीमेल एंड मेल्स के लिए उससे भी ज्यादा दैट इज 62.5। अर्बन के अंदर अगर देखते हैं तो 64। तो अर्बन के अंदर अंडर एम्प्लॉयमेंट दोनों ही मेल और फीमेल के अंदर ज्यादा है। तो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होने की जरूरत है ताकि ग्राउंड लेवल से ही हमारे पास अपॉर्चुनिटीज भी हों। जो फॉरेन कंट्रीज आ रही हैं उनके लिए एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम यहाँ पे बन पाए ताकि एक इमर्जिंग हमारे जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका भी हम फायदा उठा पाए इंडिया के अंदर। और इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है इट इज 6.8%। बट अंडर एम्प्लॉयमेंट की यहाँ पे बात हो रही है। Then next, we are talking about how quality controls give trade a fillip. तो यहाँ पे बात हो रही है सबसे पहले कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑर्डर्स की। तो CRO ये एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ वेरिफिकेशन ऐड करता है हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर। स्पेसिफिकली फार्मास्यूटिकल्स की अगर बात करें रिसेंटली भी हमने देखा था कि जो CDSCO है वो अब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स इशू करेगा रादर देन दी स्टेट एंटिटीज। तो BIS स्टैंडर्ड मार्क जो है BIS कंफर्मिटी असेसमेंट रेगुलेशन है 2018 में वो स्पेसिफाई करते हैं। एंड इसकी अगर बात करते हैं तो इनको रिकमेंड किया जाता है बट इनफोर्सेबल नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। तो QCOs क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स ये ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो कि BIS आपके सेट करता है ताकि ये क्वालिटी बेंचमार्क बना रहे डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए जिसमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस स्टील टेक्सटाइल डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स आ जाते हैं जहाँ पे टेस्टिंग इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन 3 लेवल्स की बात की जाती है। तो कुछ जगह पे हम देखते हैं कि जैसे कि बात हो रही है फ्रीक्वेंसी एमिशंस की जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर बोला जाता है कि आप ये स्टैंडर्ड्स मेंटेन करिए। तो वो वॉलेंटरी होता है, रिकमेंडेड होता है, मैंडेटरी नहीं होता। बट बहुत सारी जगह पे मैंडेटरी होता भी है जैसे क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जो कि ट्रैफिक लॉज के अंदर दिए जाते हैं तो सबको कंप्लाई करना होता है उसके साथ। इसके अलावा टेक्निकल रेगुलेशन जिसमें हमारा इंटरनेशनल रोड के साइन एग्रीमेंट्स आ जाते हैं ताकि एक कॉमन लैंग्वेज बनाई जाए स्मूथ ट्रेड के लिए। WTO और उसके स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं तो बेसिकली टेक्निकल रेगुलेशन और स्टैंडर्ड हमारा बना रहे ताकि ऑब्स्टेकल ना आए हमारे ट्रेडिंग में। तो टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड एग्रीमेंट जिससे ट्रांसपेरेंसी नॉन डिस्क्रिमिनेशन और जो यूज है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का उसको हम इंटीग्रेट करते हैं हमारे हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के अंदर। तो इन्फोर्समेंट जो है क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स का
उसकी कॉस्ट भी होती है, जिसकी वजह से हायर इम्पोर्ट ड्यूटीज जो हमारे टॉयज पे हैं वो बेसिकली हम बोल सकते हैं एक मेजर फैक्टर है फॉर द रिडक्शन ऑफ द इम्पोर्ट इन द स्टैंडर्ड टॉयज स्पेशली फ्रॉम चाइना। तो ग्लोबल जो टॉय इम्पोर्ट है वो ड्रॉप हुआ है अगर कंपेयर करते हैं 24 से लेके 2019 के बीच में। तो 2019 में देखा जा रहा है $304 मिलियन था, एंड फाइनेंशियल ईयर 24 में हमने देखा $64 मिलियन हो गया। तो इम्पोर्ट्स जो है हमारे चाइना से वो डिक्रीज हुए हैं इस केस में। जो CRO हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज, जैसे हमने बात किया इलेक्ट्रॉनिक्स IT प्रोडक्ट सबके लिए स्पेसिफाइड होता है ताकि एक सेफ्टी और क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन किया जा सके जो भी आप चीज इंपोर्ट कर रहे हो। तो जो भी स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं बाय BIS दे आर वॉलंटरी, मतलब लीगली रिक्वायर्ड नहीं है आपको कि आप करिए, बट इन जनरल वो हेल्प करता है कंज्यूमर ट्रस्ट और मार्केट एक्सेस को बढ़ाने के लिए। तो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स इशूड फॉर मोर देन 550 प्रोडक्ट्स बाय BIS लास्ट 10 years में। तो BIS का इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे है। एंड मेनी कंट्रीज यूज मैंडेटरी सर्टिफिकेशन टू रिस्ट्रिक्ट द इम्पोर्ट्स। तो हम देख सकते हैं ट्रेड बैरियर की तरह वो कहीं ना कहीं काम करता है कि जो सर्टिफिकेशन है वो मैंडेटरी कर देती है कुछ कंट्रीज। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट उड़ान स्कीम। तो उड़ान की बात करते हैं तो इट स्टैंड्स फॉर उड़े देश का आम नागरिक, एंड इट वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। किसके लिए? रीजनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट के लिए और रीजनल लेवल पे कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। एंड स्कीम का टाइम पीरियड था ऑफ 10 years। डिफरेंट फेजेस में इसको लागू किया गया, फ्रेश कैटेगरीज में लाई गई है जिसमें सी प्लेन्स, स्मॉल एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स की बात की जा रही है, जहाँ पे फोकस किया जाएगा कि लो कॉस्ट बेसिकली अफोर्डेबल रीजनल एयरपोर्ट्स को बनाया जाए। एंड ओवरऑल आइडिया यही है कि जो एवरेज कॉस्ट आती है हमारे रीजनल एयरपोर्ट ऑपरेशंस के अंदर उसको कम किया जाए। तो इट हैज फैसिलिटेटेड ट्रैवल टू क्लोज टू 30 million पैसेंजर्स अभी तक। तो अवेलेबिलिटी जो है एयरक्राफ्ट की, हाई फाइनेंशियल कॉस्ट है, रेगुलेटरी नॉर्म्स है, या कोई डेडिकेटेड ऑपरेशनल हिस्ट्री जो मेंटेन करनी पड़ती है, ये सारे कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं स्कीम के अंदर। तो नए स्कीम के अंदर हम यही बात कर रहे हैं कि हम जो क्राइटेरिया एंट्री के लिए क्राइटेरिया है ऑपरेटर्स का उसको स्ट्रीमलाइन करें और भी ज्यादा, और नई कैटेगरीज लेके आई गई हैं इसके अंदर। तो इसको डिफरेंट फेजेस में लगाया गया, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 एंड फेज 5। तो रिसेंटली फेज 5 था जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई कि आप जब कोई जर्नी स्टार्ट कर रहे हो बाय एयर तो ओरिजिन और डेस्टिनेशन के बीच में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई। वायबिलिटी गैप फंडिंग प्रोवाइड की ताकि प्रायोरिटी और नॉन प्रायोरिटी एरियाज दोनों में आप कवर कर पाए। फर्दर व्हेन वी टॉक अबाउट उड़ान स्कीम के कैसे ये इतना ज़्यादा बेनिफिशियल होएगा, तो अगेन कनेक्टिविटी में भी मेजरली ये गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प कर पाएगा। अगर कोई ट्रैवल करना है तो उसके लिए भी इंस्टेड ऑफ ट्रेन एक्सेट्रा इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि ये अफोर्डेबल है। प्लस जो जैसे पेरिसेबल गुड्स होते हैं, जैसे कि ऑर्नामेंटल में मान लो फ्लावर्स आ गए या फिर फ्रूट्स आ गए जिनका जल्दी ट्रैवल करना होता है, उनको ट्रांसपोर्ट करना होता है, तो उनके लिए बहुत ज्यादा यूज हो सकता है। एंड ऑल्सो जो हिली एरियाज होते हैं जैसे कि स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्ट, तो वहां पे बहुत ज्यादा यूज हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी वहां पे लैंड पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना इट बिकम्स टफ। ये मेन 3 पॉइंट हो सकते बेनिफिट के। हाँ जी। और इसके अलावा हम देख सकते हैं स्पेसिफिक चीजों में भी इसको यूज किया जा रहा है जिसमें कृषि उड़ान हो जाता है, मतलब फार्मर्स को असिस्ट किया जा रहा है कि उनके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को हम ट्रांसपोर्ट कर पाए। लाइफलाइन उड़ान ये इसी के अंदर आते हैं कि एयर ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड किया मेडिकल कार्गो के लिए, एसेंशियल सप्लाईज के लिए, जो कि कोविड-19 में यूज भी किया गया काफी ज्यादा। इसके अलावा इंटरनेशनल उड़ान, मतलब जो इंडिया की छोटी छोटी सिटीज हैं उनको डायरेक्टली हम की फॉरेन डेस्टिनेशन के साथ कनेक्टिविटी दे रहे हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, 2000 फाइन फॉर वेस्टिंग वाटर। तो दिल्ली जल बोर्ड की टीम्स मॉनिटर करेंगी ऑफ द यूसेज एंड वाटर क्राइसिस हम देख रहे हैं दिल्ली के अंदर।
तो रिसेंटली हमने वाटर क्राइसिस बेंगलुरु के अंदर भी देखा था, जहाँ पे कुछ मेजर इश्यूज थे कि आपका मेजर वाटर सोर्स जो था वो कावेरी रिवर था, जो कि 100 किलोमीटर दूर था। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट मानसून में डेफिसिट हमने देखा, एंड जो ओवरऑल रिजर्वायर्स की वाटर कैपेसिटी थी उससे वो काफी ज्यादा कम कैपेसिटी पे चल रहे थे। हमने देखा 19 से लेकर 20% कैपेसिटी पे वो चल रहे थे। एंड ऑल्सो अनरेगुलेटेड यूज जो ग्राउंड वाटर का हुआ, एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन जो हुआ, वो भी एक हम बोल सकते हैं चैलेंज पोज किया। तो वहां पे भी ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी कि आप मॉपिंग नहीं कर सकते हो, कार वॉश नहीं कर सकते हो फ्रेश वाटर के साथ। तो वही सेम चीजें हम दिल्ली के अंदर भी देख रहे हैं, एंड 2000 रुपीज फाइन देखा जा रहा है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि फाइन लगाने से जो हमारी ओवरऑल प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी? ये हम डेटरेंस का मेजर की तरह यूज तो कर सकते हैं, बट सिर्फ एक बोल सकते हैं कि शॉर्ट टर्म मेजर है। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और लोकल लेवल पे अवेयरनेस फैलाना काफी ज्यादा जरूरी है, रादर देन जस्ट इम्पोजिंग द फाइन। ये हम बोल सकते हैं कि एक इमरजेंसी टैक्टिक है जो हम यूज कर सकते हैं इन शॉर्ट टर्म कंट्रोल करने के लिए, बट ओवरऑल ये सस्टेनेबल नहीं होगा हमारे लिए। तो यूएन के प्रोजेक्शंस की भी बात करते हैं, तो जो बेंगलुरु है वो सेकंड पोजीशन पे है अगर ग्लोबल सिटीज में बात करते हैं, जो कि दे आर रनिंग आउट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो वाटर क्राइसिस एक हिडन क्राइसिस बोल सकते हैं, जो एकदम से नॉक करती है आपके डोर पे, एंड फिर आपको पता चलता है कि यू आर फेसिंग द वाटर क्राइसिस। तो इंडिया की बात करते हैं तो वर्ल्ड में सिर्फ 4% फ्रेश वाटर रिसोर्सेज इंडिया के पास है, जबकि पॉपुलेशन 17% है, एंड approximately 600 million people जो हैं they will be facing high to extreme water stress। तो हम देख सकते हैं कि वाटर स्ट्रेस जो है उसके साथ हीट वेव्स भी बढ़ रही है, वाटर स्ट्रेस भी बढ़ रहा है। तो मल्टी चैलेंजेस हमारे पास आ रहे हैं, तो मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग की भी हमें जरूरत है यहाँ पे। तो नॉट जस्ट दिल्ली, टेम्परेचर रिकॉर्ड्स आर टम्बलिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। यहाँ पे बात हो रही है सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर जो अर्थ पे रिकॉर्ड किया गया अभी तक, दैट इज 56.7 डिग्रीज, जो कि डेथ वैली इन कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में देखा गया। इंडिया की भी अगर इंडिया की बात करते हैं दिल्ली के अंदर, तो 52.9 डिग्री सेल्सियस देखा गया दिल्ली और हरियाणा के आउटस्कर्ट्स पे। देन नजफगढ़ भी न्यूज में आया जिसमें 49 डिग्री सेल्सियस देखा गया। तो जो नॉर्दर्न इंडिया है, पूरा ही नॉर्दर्न इंडिया वन ऑफ द वर्स्ट हीट वेव सफर कर रहा है अभी के टाइम पे, जिसमें एवरेज जो मैक्सिमम हमारा टेम्परेचर है वो नॉर्मल से 5 से 10 डिग्री सेल्सियस अबव है, ज्यादा है। तो हम देख सकते हैं कि एनुअल मीन टेम्परेचर भी जो है इंडिया का वो 0.7 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है एज कम्पेयर टू द 1900 लेवल्स। इसके अलावा हीट वेव्स फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, ज्यादा दिन रह रही हैं, तो जरूरी हो जाता है जो वर्कर्स हैं उनके लिए भी साइट पे हम हाइड्रेटिंग ड्रिंक्स प्रोवाइड की जाए, जिसमें बटर मिल्क जैसी, नींबू पानी जैसी चीजें हम ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हाइड्रेटेड रहिए ऑन पर्सनल लेवल, वो जरूरी हो जाता है। तो वाटर क्राइसिस और हीट क्राइसिस दोनों ये कॉम्बिनेशन में जब आती हैं तो ये काफी ज्यादा डिवास्टेटिंग हो सकती है हमारे लिए। देन एंशियंट इजिप्ट्स, दे माइट हैव ट्राइड टू ट्रीट द ब्रेन कैंसर। तो रीसेंट जो डिस्कवरी हुई वो सजेस्ट करती है कि जो इजिप्शियंस थे उन्होंने शायद ट्राई किया था एक डिजीज को, ब्रेन कैंसर को ट्रीट करने का। जो मार्किंग्स, जो कट के मार्किंग्स मिले ऑन द स्कल, उसके द्वारा हमने ये आइडेंटिफाई किया है। एडविन स्मिथ पैपियरस, इन्होंने कंसिडर किए जाते हैं टू बी द ओल्डेस्ट मेडिकल सर्जिकल ट्रीटाइज इन द वर्ल्ड which dates back to 3600 years ago। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। इसके अलावा एंशियंट इजिप्शियंस की बात करते हैं तो यहाँ पे डिस्कवरी हुई कि वो समझते थे अपने टाइम पे गुड हाइजीन की वैल्यू, ईटिंग हैबिट्स की वैल्यू, अगर आपको अपनी हेल्थ अच्छे से मेंटेन करनी है तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर क्या स्कल सर्जरी हुई थी, तो आंसर इज यस, उस टाइम पे हुई थी एक स्कल सर्जरी। तो इजिप्शियंस में भी बोला जा रहा है ब्रेन कैंसर को ट्रीट करने के लिए उन्होंने ट्राई किया था। देन 10 years ऑफ मनमोहन सिंह, तो यहाँ पे कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट की बात हो रही है 2004 से लेके 2009। तो दो फेजेस में डिवाइड किया गया है इसको, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म में बात किया जा रहा है एम्बिशियस
चीजें हुई, रिफॉर्म्स हुए, न्यूक्लियर डील साइन हुई। तो बात की जा रही है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आई 2005 के अंदर। इसके अलावा एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम आई, एंड राइट टू एजुकेशन एक्ट आई 2009 के अंदर। इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए भी एक्टिवली काम किया गया, जिसमें 2009 के ही अंदर 27% रिजर्वेशन दिया गया ओबीसीज को, ताकि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन वो ले सकें। तो ये होता है हमारा फर्स्ट फेज। एंड न्यूक्लियर डील जो है वो भी साइन की गई यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। बट अगर सेकंड फेज की यहाँ पे बात करें तो उसको स्लगिश करप्शन लेड बोला जा रहा है, जिसमें यूपीए गवर्नमेंट का जो सेकंड टर्म था, टर्मोइल बेसिकली उसको डिफाइन किया गया है। कैसे? जो प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, उनको वीक समझा जा रहा था, एज अ वीक प्राइम मिनिस्टर। पॉलिसी पैरालिसिस उनकी गवर्नमेंट के द्वारा देखा जा रहा था, ऐसे देखा जा रहा था ऑल ओवर इंडिया। 2G स्पेक्ट्रम स्कैंडल हुआ, बहुत सारे स्कैंडल्स हुए, तो करप्शन का जो एक परसेप्शन है वो बढ़ गया कि ये जो गवर्नमेंट है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर करप्शनल एक्टिविटीज ऑल ओवर द इंडिया। जिसमें 2G स्पेक्ट्रम स्कैंडल हुआ 2009 के अंदर, कॉमनवेल्थ गेम्स और आदर्श हाउसिंग स्कैम्स हुए 2010 के अंदर, और कोल स्कैम भी हुआ हमारा 2012 के अंदर। तो हम देख सकते हैं कि बहुत सारे फिर जो एंटी करप्शन एक्टिविस्ट थे, जिसमें अन्ना हजारे बहुत फेमस थे, उन्होंने रोल प्ले किया, अवेयरनेस फैलाने के लिए धरना किया, प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट दी सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड डिमांड किया कि जन लोकपाल बिल जो है उसको इंटैक्ट के उसका इनैक्टमेंट होना चाहिए। तो दो फेजेस में यहाँ पे मनमोहन सिंह जी के द्वारा लेड की गई गवर्नमेंट की बात हुई है। पहला, जिसमें रिफॉर्म्स लाए गए, एक्टिव पार्टिसिपेशन देखा गया, पब्लिक का ट्रस्ट था, फील गुड फैक्टर था। सेकंड, जिसमें करप्शन के एलिगेशंस लगे, पॉलिसी पैरालिसिस की बात हुई, वीक लीडर की बात हुई। देन केजरीवाल, उनका रोल आता है जिन्होंने आम आदमी पार्टी फॉर्म की 2012 के अंदर, एंड दिल्ली के अंदर इलेक्टोरल सक्सेस भी देखा। तो जो पब्लिक इंप्रेशन है और पब्लिक ट्रस्ट है वो काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है एक सक्सेसफुल गवर्नमेंट की वर्किंग के लिए। तो सेकेंड फेज में यहाँ यही देखा गया कि हमारा जो पब्लिक ट्रस्ट है वो सेकेंड फेज में कम होता गया। इसमें एक इम्पोर्टेंट बिल भी आ जाता है, जो कि जन लोकपाल बिल है। तो अगेन ये जो लोकपाल और लोकायुक्त होते हैं, ये एंटी करप्शन की बॉडीज होती है स्पेसिफिक, जो इंडिपेंडेंट काम करती हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट। लोकपाल इज एट द नेशनल लेवल, सेंट्रल लेवल पे, और जो लोकायुक्त होता है वो स्टेट लेवल पर होता है। यस, और इसके अलावा 2004 के इलेक्शन में हमने देखा कि दो हिस्टोरिक रिफॉर्म्स लेके आए गए। ईवीएम को रिप्लेस किया गया, पेपर बैलेट को रिप्लेस किया गया बाय ईवीएम, जितने भी सीट्स थे ऑल ओवर द कंट्री। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेटरी किया कि जो कैंडिडेट्स हैं इलेक्शन के लिए वो डिक्लेयर करें अपने सारे एसेट्स को और लाइबिलिटीज को, या फिर कोई क्रिमिनल केस उनके अगेंस्ट चला है तो उसकी भी डिटेल्स को वो बेसिकली डिक्लेयर करें उनके नॉमिनेशन पेपर्स के साथ। तो ये दो भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। देन यहाँ पे बात हो रही है जून 1, वोट इन पंजाब, एनिवर्सरी ऑफ टू इवेंट्स दैट चेंज द स्टेट्स पॉलिटिक्स। तो जून 1 क्या हुआ था इस दिन? ब्लू ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 के अंदर। एंड जून 1 2015 के अंदर बात करते हैं तो हॉली बुक जो गुरु ग्रंथ साहिब थी, दैट डिसअपियर्ड फ्रॉम द गुरुद्वारा। तो ये दो इम्पोर्टेंट इवेंट्स की यहाँ पे बात हो रही है। अगर यहाँ पे इम्पोर्टेंट हमारे लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात करते हैं तो इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसमें बेसिकली जो इंडियन आर्मी था उन्होंने ऑपरेशन कंडक्ट किया था जून 1984 के अंदर, जहाँ पे गोल्डन टेम्पल जो है हमारा अमृतसर में, बेसिकली वहां पे भिंडरवाला द्वारा लेड किए गए उनकी जो पूरी आर्मी थी उसने हथियार लिया था, एक तरीके से कह सकते हैं, और आर्म्स और एम्यूनिशन को वहां पे रखा हुआ था। उसके साथ ट्रेनिंग भी हो रही थी उनके लोगों की हमारे गुरुद्वारा के अंदर ही। तो इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया गया एंड वो इसके अंदर इसलिए जाके बैठे ताकि वो बच पाए, ताकि पुलिस जो है उनको अरेस्ट ना कर पाए, क्योंकि हॉली श्राइन है वो। तो भिंडरवाला की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले दमदमी तकल उसके वो लीडर थे, सिख लीडर थे,
इसके बाद धीरे धीरे जो वहाँ पे खालिस्तानी मूवमेंट हो रहा था सेपरेटिस्ट ग्रुप के द्वारा, उसका वो फेस बनते गए, तो ऑथेंटिक वॉइस बनते गए सिख की वो। इनिशियली बात करते तो कांग्रेस ने उनको सपोर्ट किया था ताकि जो उनका राइवलरी था जिसमें अकाली दल था उसको वो बेसिकली काउंटर कर पाए। बट 1982 में उन्होंने अकालीस के साथ ही हाथ मिला लिए थे एंड वो पार्ट बन गए थे धर्म युद्ध मोर्चा का, जो कि एक तरीके का हम बोल सकते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। इसके बेसिस पे उन्होंने गोल्डन टेम्पल के अंदर ही प्रेमाइसेस को इवेड कर लिया और अथॉरिटीज को अरेस्ट कर लिया। बेसिकली अरेस्ट करने से वो बच पाए, इसलिए वो गोल्डन टेम्पल के प्रेमिसेस को इवेड करके वहीं पे ही बैठ गए। एंड जो मेजर जनरल शाहबेग सिंह थे वो ट्रेन कर रहे थे उनके लोगों को अंदर ही, जो कि पहले इंडियन आर्मी के पार्ट थे बट उनको करप्शन के केसेस में डिसमिस कर दिया गया था। तो ऐसे ये पूरा ऑपरेशन ब्लू स्टार को कंडक्ट किया गया, जिसमें 1984 में गवर्नमेंट के पास कोई चॉइस नहीं बची फिर, एंड उनको आर्म्ड फोर्सेस को अंदर भेजना पड़ा गुरुद्वारा के, ताकि न्यूट्रलाइज किया जा सके बाकी मिलिटेंट्स को और भिंडावाला को। तो सीआरपीएफ जो है उन्होंने फायर बेसिकली शॉट्स फायर किए, कम्युनिकेशन लाइंस जैम कर दी गई, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को सस्पेंड कर दिया गया, इलेक्ट्रिसिटी लाइंस को कट कर दिया गया। तो ये सारी चीजें उस टाइम पे हुई। भिंडावाला जो और उनके साथ 40 लोग जो अंदर थे वो मारे गए इसके अंदर, एंड जो बाकी थे उन्होंने सरेंडर कर दिया। तो इसके बाद इम्पोर्टेंट ये आ जाता है कि सिख कम्युनिटी जो थी, कैजुअलिटीज क्योंकि काफी ज्यादा हुई सिविलियंस और ऑफिसर्स दोनों की ही, जिसकी वजह से एक एंगर सेंस ऑफ एंगर बढ़ता गया सोसाइटी के अंदर। इसके अलावा जो हमारा सिख कम्युनिटी थी वो काफी ज्यादा डिसहार्टेंड थी, क्योंकि जो स्ट्रक्चर था हमारा गोल्डन टेम्पल का वो भी डैमेज हुआ था कॉम्प्लेक्स के अंदर। इसके बाद पीएम इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हमने देखा उनके दो सिख बॉडीगार्ड्स के द्वारा, जिसकी वजह से रायट एक हमारा फॉर्म होने लग गया। तो जो कम्युनल वायलेंस ऑलरेडी चल रहा था, जो कि पहले सिर्फ पाकिस्तान सिर्फ पंजाब में लिमिटेड था, वो अभी और भी ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन होती गई, तो दिल्ली और उसके नियर बाय एरियाज में भी ये कम्युनल वायलेंस काफी ज्यादा बढ़ गया। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार का एम था कि जो पंजाब है उसमें वायलेंस को एंड किया जा सके, बट उसकी वजह से ये जो वायलेंस था कम्युनल वायलेंस वो और भी ज्यादा बढ़ गया। तो सोशल डिवाइड जो है सिख और हिंदू कम्युनिटी के अंदर, उसको देख सकते हैं कि वो गैप और भी ज्यादा हो गया, एंड पूरे ओवरऑल इकोनॉमी जो हमारी पंजाब की थी उसको डीस्टेबलाइज कर दिया। सोल्यूशन क्या है इसके? गिल्ड डॉक्ट्रिन आया, जो पंजाब मिलिटेंसी है उसको कंट्रोल के अंदर लिया गया केपीएस गिल के द्वारा, जो डीजीपी थे पंजाब पुलिस के। उनकी विजन थी लीडरशिप और स्ट्रॉन्ग काफी थी, जिसने बोल सकते हैं कि ऑफेंसिव ऑपरेशन और इंटेलिजेंस बेस्ड कैसे लोकल पुलिस स्टेशन को उन्होंने डेवलप किया। इसके अलावा रांजीव रंजीव लौंगोवाल अकॉर्ड हुआ, जिसमें अकाली दल जो था, जिसमें अकाली दल थे पंजाब हरचंद सिंह लोंगोवाल और जो राजीव गांधी थे उनके बीच में बेसिकली अकॉर्ड साइन किया गया, जिसमें एजिटेशंस को कंटेन किया जा सके और जो अकाली दल है उनके डिमांड्स पे एग्री किया गया था। तो हम देख सकते हैं यूनिटी और इंटेग्रिटी की बात की जा रही थी ऑपरेशन ब्लू स्टार के द्वारा, बट ऑपोजिट रिजल्ट हमें ऑपोजिट मिला उसका। एंड सेम ही इंसिडेंट यहाँ पे दिखाया गया 2015 के अंदर, जहाँ पे जो हॉली बुक है उसको बेसिकली चोरी हो गई वो हमारे गुरुद्वारा के अंदर से। तो इसकी वजह से भी एस्केलेशन हुआ, अनरेस्ट हुआ और प्रोटेस्ट भी हुए, एंड उसके बाद फायरिंग हुई, जिसकी वजह से कैजुअलिटीज यहाँ पे भी ज्यादा देखी गई, इम्प्रिजनमेंट देखी गई। एंड 2022 में पंजाब असेंबली ने पास किया ये बिल, जो कि प्रोवाइड करता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट अगर कोई भी गुरु ग्रंथ साहिब के साथ कोई भी छेड़छाड़ करता है या दूसरे रिलीजियस टेक्स्ट के साथ कोई छेड़छाड़ करता है या उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, तो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सजा मिल जाएगी उनको। तो ये दो मेजर इंसिडेंट्स थे, ऑपरेशन ब्लू स्टार और हॉली बुक दैट वाज स्टोलन। तो इन हीट आइलैंड इफेक्ट अ ग्रीन ओसिस, तो यहाँ पे बेसिकली पार्क्स की बात हो रही है, कैसे जो हमारा पार्क है ओपन स्पेसेस हैं उनको हम री इमेजिन कर सकते हैं, मल्टी यूज कैसे उनका कर सकते हैं। डिफरेंट केसेस जिसमें दिल्ली आ जाता है, बेंगलुरु आ जाता है, तो वहां पे हम हमेशा बात करते हैं कि पार्क में सिर्फ इतने टाइम से इतने टाइम हम लोगों को अलाउ कर रहे हैं कि इतने से इतने टाइम आप आ सकते हैं, या फिर कोई गिग वर्कर है इतने से इतने टाइम आप आके काम कर सकते हैं। तो जो टाइमिंग है सिर्फ रिस्ट्रिक्ट करना ही सोल्यूशन नहीं है, बल्कि
जो हमारा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है वहां पे चाहे छोटे छोटे पैचेस में ही हम ग्रीन स्पेसेस को बना पाए, वो इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। जो पार्क पार्क है जो कि पब्लिक स्पेस है, वहां पे वार्निंग दी जानी चाहिए कि अल्कोहल यहाँ पे आप कंज्यूम नहीं कर सकते हो, स्मोकिंग नहीं कर सकते हो, प्लास्टिक वेस्ट को थ्रो नहीं कर सकते हो, या डैमेज नहीं कर सकते हो ट्रीज को। जैसे कि देखा जाता है, इसके अलावा देखा जाता है कि फ्लावर्स को प्लग नहीं कर सकते हो, या आप ग्रास पे नहीं बैठ सकते हो, जबकि वो कहीं ना कहीं अनरीजनेबल है। उसके अलावा और भी ज्यादा डैमेज हो रहा है, जैसे कि प्लास्टिक वेस्ट काफी ज्यादा मिलता है, ये लोग स्मोक कर रहे होते हैं बैठ के। तो पब्लिक और पार्क जो है वो पब्लिक स्पेस है, जिसकी वजह से अर्बन रेजिडेंट्स जो है उनके वो लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, एक रिलैक्सेशन के लिए एक प्लेस बन जाता है, सोशल बॉन्डिंग के लिए प्लेस बन जाता है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है कि जो इन ऐसे पब्लिक स्पेसेस को हम ढंग से मेंटेन कर पाए। एंड जो पार्क है वो सिर्फ लोगों के लिए एक बॉन्डिंग पॉइंट नहीं बनता है, एक सोशलाइजिंग पॉइंट नहीं बनता है, इसके अलावा जो बायोडाइवर्सिटी है, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, उनके लिए भी एक इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं साइट बन जाती है। हम्म। तो पार्क्स को कैसे मेंटेन करना चाहिए, उसकी यहाँ पे बात हो रही है। एंड पार्क्स के द्वारा हम अपना जो ग्रीन कवर है उसको भी बढ़ा सकते हैं। देन नेक्स्ट इज dispelling population myths that are triggered by a walking paper। तो यहाँ पे मिस इंटरप्रिटेशन और सेंसिलाइजेशन की बात हो रही है इंडिया के अंदर, जो कि पॉलिटिकल फिगर्स या मीडिया के द्वारा यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो थे टू दी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ये एक रिसर्च पेपर शेयर किया जिसका टाइटल था शेयर ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज अक्रॉस कंट्री एनालिसिस 1950 से लेके 2015 तक। तो इसमें जो पॉइंट्स आए रिलीजियस कम्युनिटीज को लेके, वहां पे मिस इंटरप्रिटेशन के चांसेस हमारे और भी ज्यादा बढ़ गए हैं, उसके ऊपर ही पूरा डिबेट हो रहा है। तो मिस इंटरप्रिटेशन दिखाया गया मुस्लिम पॉपुलेशन को लेके कि मुस्लिम पॉपुलेशन ग्रो हुई है और वो सिग्निफिकेंट थ्रेट है हिंदू मेजोरिटी पॉपुलेशन के लिए। तो एक्नॉलेज करता है पेपर कि इसके खुद की लिमिटेशंस भी है, ऐसे फैक्टर्स जिसमें रिलीजियस डेमोग्राफी या फिर मल्टीफेसेटेड चैलेंजेस और जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं उसमें लिमिटेशंस देखी गई हैं इसके अंदर, जिसकी वजह से असर्शन जो वो दे रहा है पूरे ओवरऑल डेटा के ऊपर वो फ्लॉड है बेसिकली, कि मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ गई है एंड जो थ्राइविंग माइनॉरिटी है इंडिया के अंदर उनके लिए एक चैलेंज बन जाएगा। सिर्फ फर्टिलिटी रेट के बढ़ने से आप ये नहीं कह सकते हैं कि पूरी कम्युनिटी फ्लरिश कर रही है। हो सकता है कि उनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस उतनी फ्लरिशिंग ना हो, उनको इकोनॉमिक फ्रीडम उतना ना हो, तो सिर्फ फर्टिलिटी रेट के बेसिस पे आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। तो एनालिसिस में देखा गया सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स और पॉपुलेशन ग्रोथ मुस्लिम पॉपुलेशन के, जिसमें एजुकेशन का रोल इंपॉर्टेंट आ जाता है। एजुकेशन जो कि फर्टिलिटी रेट से भी हम बोल सकते हैं कि कनेक्टेड होता है, ओवरऑल पॉपुलेशन ग्रोथ आपका कितना हो रहा है, एजुकेशन भी उसमें पूरा रोल प्ले करती है। आपकी कम्युनिटी में हायर लेवल पे एजुकेशन कितने लोगों ने ली है, उसी जितनी वुमेन ज्यादा एजुकेटेड होती हैं हम देखते हैं कि लोअर फर्टिलिटी रेट होता है। तो इंडिया में एजुकेशन अटेन करने में भी डिस्पैरिटी देखी जाती है डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज के अंदर, जो कि ये पेपर बोल रहा है कहीं ना कहीं डिफाइन करता है उनका पॉपुलेशन ग्रोथ के रेट में वेरिएशंस। तो वैसे ही मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर यहाँ पे देखा जा रहा है, क्योंकि बैरियर्स हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को एक्सेस करने के लिए, तो हायर फर्टिलिटी रेट्स हैं एज कम्पेयर टू द हिंदू कम्युनिटी। बट सिर्फ इस फैक्टर को लेके हम ये नहीं बोल सकते कि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी फ्लरिश कर रही है एंड उनका बेसिकली वो थ्रेट एक तरीके से बन जाएगा फॉर हिंदू मेजोरिटी। तो इकोनॉमिक कंडीशंस, हेल्थ केयर एक्सेस उनको कितना है, कल्चरल फैक्टर्स, जेंडर नॉर्म, सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। माइग्रेशन कितना हुआ अर्बन एरियाज में, अगर कंपेयर करते हैं तो अर्बन एरियाज में फर्टिलिटी रेट जो है वो लोअर होता है इफ यू कंपेयर टू द रूरल एरियाज। क्यों? क्योंकि बेटर एजुकेशन होता है, हेल्थ केयर ज्यादा अच्छे से होता है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज होती हैं। इसके अलावा जो माइंडसेट है नई जनरेशन का वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है फर्टिलिटी रेट और पॉपुलेशन ग्रोथ जैसी चीजों को डिफाइन करने के लिए। तो ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करते हैं रिलीजियस डेमोग्राफी की, तो स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इंडिया जो है उसमें मेजर रिलीजियस ग्रुप्स जो हैं